नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन पटना में मुख्य सचिवालय के प्रांगण में स्थित डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की प्रतिमा स्थल के निकट की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित अन्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती, पूजन, भजन, कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 1239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज के नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में 1239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को इसके लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। 1239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों में 442 महिलाएं चयनित हुई हैं, जहां बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। नवंबर 2005 में जब हम लोग सरकार में आए तो कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। वर्ष 2005 में पुलिस बल की संख्या लगभग 42,000 थी। हमने पुलिस की बहाली की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और पुलिस बल की संख्या 1,10,000 हो गई है। वर्ष 2013 में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया, जिससे पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ी। आज पुलिस बल में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 हो गई है। अब खबर झारखंड से। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा खुद 70 सीटें लेने और बाकी सीटें सहयोगियों के लिए रखने को लेकर झारखंड राजद ने कड़ी नाराजगी जताई है। आलम ऐसा रहा कि आरजेडी के आला नेता तेजस्वी यादव ऐसे नाराज हुए कि उन्हें मनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को होटल तक जाना पड़ा। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के संवाददाता सम्मेलन कर साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में राजद 60 से 62 सीटों पर महागठबंधन को मदद करेगी। बाकी की 19 से 21 सीट पर राजद अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मनोज झा ने कहा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक संभावना तलाश रहे हैं, जिसमें सीएम तो हेमंत सोरेन को ही बनाना है। उसके लिए व्यापक नजरिया चाहिए, उसी नजरिए को देखना होगा। इस बार हमें 18 से 20 पर मजबूत है, ये 12 से 13 भी होगा तो हमें स्वीकार्य नहीं है, लेकिन 3-4 सीट पर लड़ने को कहेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे और सोमवार को प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दिया जाएगा। रविवार को रांची में राजद के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने हृदय पर पत्थर रखकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन राजद को राज्य की 22 सीटों पर अकेले जीतने की ताकत है। हम बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी हैं। हमारे नेता को जेल जाना मंजूर है, पर भाजपा से दोस्ती मंजूर नहीं। सोमवार को गढ़वा सीट से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर ने नामांकन किया। सबसे पहले अपने आवास से निकलने से पूर्व अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े हों। उन्होंने प्रणाम करने के बाद वो बाहर निकले, जहां मौजूद कई दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधी गढ़देवी मंदिर पहुंचे,
जहां पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो राम साहा स्कूल मैदान में पहुंचे, जहां से खुली जीप में सवार होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ रोड शो करते हुए टाउन हॉल मैदान के पास पहुंचे। फिर वहां से वो अपने प्रतिनिधि कंचन साहू के साथ बाइक से अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा नामांकन किया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव में नामांकन एक मुख्य प्रक्रिया है जिसमें मैंने आज पूरा कर लिया है। यहाँ की जनता द्वारा जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी उसे मैंने किस रूप में निभाया है और उनके आशाओं पर किस रूप में मैं खरा उतरा हूँ, इसे यहाँ की जनता भरपूर नज़र से देख रही है। उन्होंने कहा कि मुझे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह अविकसित और अनगढ़ मिला था, जिसे गढ़ने और विकास करने के लिए मुझे नई शुरुआत करनी थी। मैंने किया और आज कह सकता हूँ कि मैंने गढ़वा को विकसित किया, नए स्वरूप में गढ़ा। क्या गांव देहात और क्या शहरी मुख्यालय आज एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं सभी। तभी तो बाहर से आने वाला हर एक व्यक्ति एक बार जरूर कहता है कि सच में गढ़वा बदल गया है। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा से पूर्व सांसद वर्तमान में बेरमो विधानसभा से भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का टिकट मिलने के बाद पूर्व सांसद रविंद्र पांडे का आवासीय कार्यालय में स्वागत सम्मान हुआ। उनका आवासीय कार्यालय फुसरो में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र पांडे ने कहा कि पार्टी ने टिकट देकर जो मुझ पर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं उसके लिए पार्टी को धन्यवाद देता हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जनता की समस्या दूर करने के लिए काम करूंगा। जेएमएम ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी की मदद करने के लिए कई विधानसभा सीटों पर मतदान का समय कम किया गया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की मदद करने के लिए ग्रामीण इलाकों में मतदान का समय कम किया गया है। इस दौरान उन्होंने जहां बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में भाई भतीजावाद के हावी होने पर निशाना साधा, वहीं इंडिया गठबंधन और आरजेडी की भूमिका और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक कैप्शन जारी किया है जिसमें लिखा है कि एक भी मतदाता ना छूटे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग की नई टैगलाइन होगी कि ग्रामीण वोटर छूट जाएं, शहरी वोटर शहरी पार्टी को वोट दें। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त रांची पहुंचे तो पहले तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन जब पत्रकारों से मिले तो उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया है और सभी को समान अवसर मिलेगा। चुनाव भयमुक्त हो और सही और शांतिपूर्ण तरीके से हो और सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जो मतदाता बुजुर्ग या विकलांग हैं उन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन जब आधिकारिक सूचना आई तो उसमें बंटवारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन विधानसभा क्षेत्रों को एक एक करके चिन्हित कर मतदान का समय कम कर दिया गया जहां हम भारतीय जनता पार्टी से मजबूत हैं। चुनाव आयोग ने कहा था कि झारखंड के 88% मतदाता ग्रामीण हैं और 12% शहरी मतदाता हैं। यह चुनाव आयोग का तथ्य है और चुनाव आयोग का काम है कि 12% मतदाताओं को मतदान के लिए 1 घंटा अधिक समय दिया जाए और 88% मतदाता जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें 1 घंटा कम समय दिया जाए और कोई वोटर छूटे ना, ये उनकी टैगलाइन है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका विरोध किया था। एक बार फिर चुनाव आयोग उसी टैगलाइन पर चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को कम समय दिया गया और शहरी क्षेत्र के लोगों को अधिक समय दिया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि दूसरों पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाने वाली पार्टी भाजपा आज टिकट वितरण में क्या कर रही है।
ये बात सार्वजनिक हो गई है। एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिए गए हैं। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी के भाई और किसी के ससुर को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन के सिंहस्थ मेला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन धार्मिक नगरी है, इसलिए इसे हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साधु संत, महंत और अखाड़ों के लिए स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे। यहाँ सभी कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे। सिंहस्थ के दौरान अस्थायी टेंट और सड़क मार्ग बनाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब इन निर्माणों को स्थायी किया जाएगा। सिंहस्थ क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क की स्थायी व्यवस्था होगी। स्थायी ब्रिज, 4 लेन और 6 लेन मार्ग भी बनाए जाएंगे। सिंहस्थ भूमि पर अब स्थायी मंदिर, मठ, वृद्धाश्रम और अखाड़े बनाने की अनुमति दी जाएगी। सिंहस्थ भूमि को लेकर पूर्व के नियमों में संशोधन किया जाएगा और स्थायी निर्माण के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि शहर की संरचना पूरी तरह धार्मिक रहे। यहाँ स्थायी हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उज्जैन से इंदौर के लिए मेट्रो ट्रेन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके अलावा एक सर्कल ट्रेन रूट बनाया जाएगा, जिसमें वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब राजस्थान की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की विदेश यात्रा के बाद रविवार को जयपुर लौटे। सीएम शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट परिसर में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों सहित उच्च अधिकारियों ने स्वागत किया। मंत्रीगण और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर सफल विदेश यात्रा की बधाई दी। इस दौरान जयपुर शहर के प्रमुख स्थानों पर आमजन ने सीएम शर्मा का अभिनंदन किया और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि एवं विकसित राजस्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। उल्लेखनीय है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के म्यूनिक और यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित इन्वेस्टमेंट मीट में हिस्सा लिया और निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने इस सीट से भाजपा प्रत्याशी के भारी मतों से चुनाव जीतने का विश्वास जताया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद सुनील सोनी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यह उपचुनाव भारी मतों से जीतेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद सुनील सोनी जी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रायपुर दक्षिण की जनता प्रत्येक विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना भरपूर आशीर्वाद देते आई है और निश्चित ही इस बार यहां भी देवतुल्य जनता के प्रेम और आशीर्वाद से जीत पुनः भाजपा की ही होगी। सुनील सोनी जी को अग्रिम शुभकामनाएं। गौरतलब है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होंगे और परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को होगी। भाजपा ने इस सीट से रायपुर लोकसभा के पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी घोषित किया है। बात करते हैं हरियाणा की। पंचकुला में हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई पर चल रहे विभिन्न हत्या के मामलों और आपराधिक मामलों में हरियाणा पुलिस द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई पर पूछे गए सवाल पर महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि
चाहे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो या कोई और हत्या का मामला हो, जहां पर भी यह हुआ है वहां की पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी हरियाणा पुलिस का इसमें सहयोग होगा वह पूरी तरह से किया जाएगा। अपराधी तो अपराधी है, वह किसी एक शहर एक जगह के नहीं होते और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पंचकुला स्थित पुलिस लाइन में देश के पुलिस बल के अमर शहीदों को पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1969 में लद्दाख में चीनी सैनिकों ने 10 सिपाहियों को आज के दिन ही घात लगाकर मार दिया था। उनकी याद में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में और पुलिस लाइन में इस दिन को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुनानगर के होटल सफायर के कमरा नंबर 112 में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि जिस कमरे में आग लगी उस समय वो कमरा खाली था। देखते ही देखते पूरा होटल धुएं में तब्दील हो गया। होटल की लाइट भी बंद हो गई, जिसके चलते जो लोग होटल में थे उन्होंने तुरंत होटल को खाली कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ होटल के कर्मचारी फायर कर्मचारी को सूचना देने के बाद खुद ही आग पर काबू पाने लग गए, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कमरे तक पहुंचना काफी मुश्किल था। हालांकि फायर कर्मचारी 2 गाड़ियों के साथ होटल के पिछले रास्ते से अंदर आए और सीढ़ी की मदद से कमरा नंबर 112 की पिछली तरफ पहुंच गए और उन्होंने शीशे को तोड़कर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। एक तरफ फायर कर्मचारी कमरा नंबर 112 में आग पर काबू पा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर धुआं इस कदर हावी हो चुका था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में धुएं निकालने को लेकर होटल के कई शीशे को तोड़ा गया। धुएं पर काबू पाते ही कर्मचारियों ने आग पर भी पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन तब तक कमरा नंबर 112 जलकर पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका था। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर में हुए आतंकी हमले के बाद बाहरी राज्यों से आए मजदूर खुद को असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस करते हुए ज्यादातर बिहार और देश के अन्य राज्यों के मजदूर ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी असुरक्षित है और वे जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। बारामूला के राफियाबाद इलाके में सैकड़ों बाहरी राज्यों के मजदूर मजदूरी और राजमिस्त्री का काम करते हैं। गगनगीर में कल देर शाम हुए भीषण आतंकी हमले के बाद उन्होंने इलाका छोड़ना शुरू कर दिया और उनका कहना है कि वे लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं और शांति से अपनी आजीविका कमाते थे, लेकिन इस मामले ने उन्हें आतंकित कर दिया है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।